अब हम जो है हमारे मेन पर्पस पे आते हैं। अब हम नॉमेनक्लेचर शुरू करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? नॉमेनक्लेचर। तो हमेशा की तरह सबसे पहला क्वेश्चन अपन यही पूछेंगे कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी जरूरत क्या है। वाई नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर हम क्यों पढ़ें? इसको समझने के लिए एक छोटी सी सिचुएशन आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। सिचुएशन क्या है भाई? ये क्लास है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़े पढ़ाकू बच्चे हैं। अब जो हमारे सर हैं, जो हमारे टीचर हैं, ये अभी क्लास में नए हैं, तो इनको बच्चों का नाम नहीं पता। अब इनमें से एक अर्पित नाम का बच्चा है और उसने बदमाशी कर दी कुछ, और सर को पता लग गया। अब वो क्लास में गए, पर उनको किसी बच्चे का नाम नहीं पता, तो अब वो क्या करें? तो सिचुएशन कंसीडर करते हैं। सिचुएशन 1, भाई एकदम नए नए, अभी क्लास चल रही है, उनको किसी भी बच्चे का नाम नहीं पता। ये सारे बच्चे आए, बैठ रहे हैं, और सर ने बोला हेलो। अब जब उन्होंने हेलो बोला तो यहां हुआ क्या कि सब बच्चों ने ऊपर देखा, क्योंकि वो किसी एक स्पेसिफिक बच्चे को नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको नाम नहीं पता था। तो उन्होंने जनरलाइज्ड तरीके से सबको पुकार लिया और सबने ऊपर देखा। तो ये पर्पस तो हल हुआ ही नहीं, डांट तो सिर्फ अर्पित की लगानी है। ये तो सीन 1। सीन 2, अब सर पुराने हो गए, उनको कुछ टाइम हो गया भैया स्कूल में। अब वो जानते हैं कि भैया ये बच्चा जिसने बदमाशी की अर्पित है। सीन 2 क्या होएगा? सीन 2 होएगा कुछ ऐसा। ये अर्पित पढ़ रहा है, बाकी सारे लोग भी बैठे हैं, सर हैं। इस बार सर क्या करेंगे? अर्पित को आवाज देंगे, अर्पित, और सिर्फ अर्पित ही देखेगा। सही है। तो अब हमको इस सिचुएशन में क्या फर्क दिखा? हमको सिचुएशन में यह फर्क दिखा कि सर को अर्पित का नाम पता था, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्पित को ही पुकारा। तो नाम पता होने से हम किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बाकी सारी भीड़ से अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। जैसे हमारा आधार का नंबर होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में हम उसको नाम देके एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। ठीक है। तो कुछ सिस्टम्स हम अडॉप्ट करते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए। क्या होते हैं वो सिस्टम? मेनली 2 सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे, कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम, और दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम या जेनेवा सिस्टम। आईयूपीएसी इसमें सबसे मेन है। थोड़ा सा हम जानकारी पहले कॉमन नेम के बारे में ले लेते हैं, फिर आईयूपीएसी नेम की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रेडी? चलो कॉमन नेम पे जाएं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, रिवीजन कर लो। नंबर ऑफ कार्बन्स, 1 हुआ तो मिथ कहलाता है, 2 हुआ तो एथ, 3 हुआ तो प्रोप, 4 हुआ तो ब्यूट, 5 हुआ तो पेंट। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं किस पे? कॉमन नेम ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स और उनके रेडिकल। ठीक है। तो एल्केन का कॉमन नेम हम कैसे करते हैं? यूज ऑफ प्रीफिक्स। एल्केन का कॉमन नेमिंग करने के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। हम एक जो पहला प्रीफिक्स जो हम यूज करते हैं वो है नॉर्मल प्रीफिक्स। नॉर्मल प्रीफिक्स कब यूज होता है? नॉर्मल प्रीफिक्स जब यूज होता है जब जो हाइड्रोकार्बन है वो अनब्रांच्ड है। हाइड्रोकार्बन क्या है? अनब्रांच्ड। तो एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो, डिनोटेड बाय एन। एन जब ग्रेटर देन 4 होगा तभी हम इस एन का यूज करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इसको देखते हैं। लेट से एक कार्बन है तो उसको तो हम नॉर्मली मीथेन ही बोल देते हैं, इसको हम एन मीथेन बोलने की जरूरत हमको नहीं है। ठीक है। एन मीथेन बोलने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम नॉर्मल किसके लिए यूज करते हैं? जो अनब्रांच्ड हो। अब ये मीथेन है, इसकी तो कोई ब्रांच बन ही नहीं सकती, तो नॉर्मल लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो हम इसको जनरली मीथेन ही बोल देते हैं। सिमिलरली इथेन, 2 कार्बन है, यहां पे भी कोई ब्रांच नहीं बन सकती, इथेन। 3 कार्बन, यहां भी कोई ब्रांच नहीं बन सकती। आप कोई भी जुगाड़ कर लो ब्रांच बनेगी ही नहीं। ब्रांच कहां बनेगी? जब ब्यूटेन आएगा। तो इसीलिए जब अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कि 4 कार्बन है, ये रहा, उसको हम एन ब्यूटेन बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को बनाने का एक तरीका ये भी है। इस तरीके में क्या दिख रहा है हमको? ब्रांच दिख रही है, ये रही ब्रांच। ठीक है। इस तरीके में हमको क्या दिख रही है? ब्रांच दिख रही है। तो अब हम इसको एन ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, इसका कुछ और नाम होगा, और वही नाम सीख रहे हैं अपन, आगे चल रहे हैं। तो ये पहला प्रीफिक्स हुआ नॉर्मल प्रीफिक्स। इसमें कब यूज करते हैं? जब अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन हो। तो पहले 3 में तो ब्रांच बन ही नहीं सकती, तो वो तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन हो जाएंगे। चौथे वाले से एन ब्यूटेन, फिर एन पेंटेन, फिर एन हेक्सेन।
अगला प्रीफिक्स होता है आइसो प्रीफिक्स। आइसो प्रीफिक्स कब? जब अब हाइड्रोकार्बन में ब्रांचिंग शुरू हो गई है। जैसे कि अभी हमने 4 कार्बन वाला एग्जांपल देखा था जिसमें एक ब्रांच हमने देखी थी। तो जब एक सिंगल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ स्ट्रेट कार्बन चेन, तो हम आइसो प्रीफिक्स यूज करते हैं। वही वाला एग्जांपल हम वापस देखेंगे। ये रहा, ये कार्बन कौन सा है? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। तो सेकंड नंबर के कार्बन पे एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अब आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। आइसो क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है। सिमिलरली जैसे ये है, तो इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा? सबसे पहले कितने कार्बन का हाइड्रोकार्बन है? 5। क्या सेकंड वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाए, तो नाम क्या हो जाएगा? आइसो और पेंटेन। ठीक है। अगला, ये टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन होगा। और आइसो लगेगा क्या? क्या सेकंड कार्बन में मिथाइल है? बिल्कुल है। सो आइसो हेक्सेन। पर अब जैसे ये सीन है, इसको अब हम आइसो में यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक सिंगल मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे। यहां पे 2 ब्रांच हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसके लिए आइसो यूज नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? सो ये आइसो हेक्सेन नहीं कहलाएगा। अब एक एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है ये कि ये आइसो ऑक्टेन कहलाता है, इसको आइसो ऑक्टेन नहीं बोलते। ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि यार ये आइसो ऑक्टेन है, ये आइसो ऑक्टेन नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका क्या हिस्टोरिकल रीजन है? ये जो आइसो ऑक्टेन है, ये इंडस्ट्रियली पेट्रोलियम वगैरह में काफी काम आता है पुराने जमाने से, तो तब से इसको आइसो ऑक्टेन के नाम से पुकारा जाने लगा था। तो वही नाम कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो इसलिए यह कहलाया आइसो ऑक्टेन। तो जो दूसरा वाला है उसको अब हम आइसो ऑक्टेन नहीं बोल सकते। ठीक है, ये तो बात हुई आइसो प्रीफिक्स की। अगला प्रीफिक्स है नियो प्रीफिक्स। तो नियो प्रीफिक्स कब यूज होता है? पहली बात तो जो हाइड्रोकार्बन है वो ब्रांच्ड होना चाहिए। दूसरा, कब हम यूज करेंगे? जब 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे ऑफ स्ट्रेट कार्बन चेन, देन वी यूज नियो प्रीफिक्स। एक स्ट्रेट कार्बन चेन के सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों। एग्जांपल से समझ में आता है फटाक से। ये टोटल कार्बन कितने हैं इस हाइड्रोकार्बन में? 5। तो नाम क्या होगा? पेंटेन। प्रीफिक्स क्या लगेगा उसके आगे? नियो। तो नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। फिर टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल, तो नियो हेक्सेन। ठीक है, ये क्या हो गया? नियो हेक्सेन। तो ये तो हमारे 3 प्रीफिक्स हो गए, नॉर्मल, आइसो, नियो। अब हम चलते हैं कि इस हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोकार्बन रेडिकल बनाएंगे और फिर उन हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स का हम नाम कैसे करेंगे। तो चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हुए तो हम उसकी कॉमन नेमिंग कैसे करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि रेडिकल क्या होता है। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला आप जानते ही हो, CnH2n+2। इसमें सबके सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आप जानते ही हो, CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। अब अगर मेरे को इसका रेडिकल बनाना है तो मेरे को एक फ्री वैलेंसी जनरेट करनी पड़ेगी जिससे मैं इसको किसी के साथ बॉन्ड कर सकूं। तो फ्री वैलेंसी में कैसे जनरेट करूंगा? इनमें फ्री वैलेंसी जनरेट करने का तरीका होता है कि मैं एक H हटा लूं। जैसे मैंने एक H माइनस किया तो जो बनेगा वो कहलाएगा एल्काइल। तो कॉमन नाम तो यहीं से शुरू हो गया, हमने नामकरण करना तो यहीं से शुरू कर दिया, एल्काइल बोलेंगे हम इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन हमने माइनस किया है, उस एक हाइड्रोजन को जो मैं माइनस करूंगा तो CnH2n+1 इसका अब जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। एक फ्री वैलेंसी के साथ है ये। एल्कीन में सिमिलरली एक H माइनस जनरल फॉर्मूला, मतलब ये कहलाएगा एल्किनाइल, और जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-1। ठीक है, बहुत बढ़िया साहब। और एल्काइन में एक H हटाऊंगा, एक H हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा? एल्काइनाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? एल्काइनाइल। और जनरल फॉर्मूला CnH2n-3। ठीक है, तो ये तो रेडिकल हो गए 3। कौन कौन से? एल्काइल, एल्किनाइल और एल्काइनाइल। ठीक है,
चलो, तो सबसे पहले अपन जो है एल्केन से एल्काइल वाले को देखते हैं, उनका अपन नामकरण करते हैं कॉमन नेमिंग में। एल्केन से एक H माइनस किया, बना एल्काइल, ठीक है। तो CH4 है, उसमें से एक H माइनस करूंगा तो CH3, और ये रिएक्ट फ्री वैलेंसी, इसको क्या बोलूंगा? CH4 का मतलब क्या होता है? मीथेन। एल्केन से एल्काइल, तो ANE की जगह YL, तो METH, ANE की जगह YL, तो मीथाइल, ठीक है। अगर दो कार्बन हुए तो क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। एक H हटाया, फ्री वैलेंसी जनरेट की, क्या हो गया? ये इथेन था, ये इथेन, तो इथेन से क्या हो जाएगा? इथाइल, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो चलो एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है ये, इसमें से मैं अब एक H हटाऊंगा तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। यहां तो मैं H इन दो पोजीशन में से हटा दूं, आइडेंटिकल पोजीशन ही है, तो मेरे पास एक रेडिकल बनेगा, या फिर मैं एक H यहां से हटा दूं सेंटर वाली पोजीशन से, तो क्या बनेगा? दूसरे टाइप का रेडिकल बनेगा। तो दोनों को बनाते हैं, दोनों का नाम लिखते हैं। जब मैंने H यहां से हटाया तो मेरे पास नॉर्मल प्रोपाइल बना, ठीक है। अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन, तो नॉर्मल प्रीफिक्स लगेगा, तो नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपेन से मैंने एक H हटा के रेडिकल बनाया, इसलिए नॉर्मल प्रोपाइल। दूसरा केस है ये, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया? सेंटर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन हटा के रेडिकल बनाया, तो इसका जो नाम होता है वो एक एक्सेप्शनल नाम होता है, आइसोप्रोपाइल। ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि आइसो तो हमें क्या बताता है कि सेकंड नंबर के कार्बन पे अगर मीथाइल लगा हो, पर यहां पे तो हमने जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा के फ्री वैलेंसी बनाई है रेडिकल बनाने के लिए, उसी कार्बन पे मीथाइल लगाए, तो टेक्निकली तो यह आइसो नहीं होना चाहिए था, पर ये एक्सेप्शनल केस है, तो इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। आपको कॉन्स्टेंटली आगे दिखता जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है कि ये वाला जो ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, एक्सेप्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। C4H10, अच्छा C4H10 चार कार्बन, ये है एल्केनी, क्योंकि CnH2n+2 जहां पे n=4, तो ये मेरा कंपाउंड क्या है? ब्यूटेन, ठीक है। इसको बनाते हैं। इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक या तो आप आइसोब्यूटेन बना लो, या फिर एक एन ब्यूटेन बना लो, है ना। तो दोनों बना के देखते हैं। पहले मैंने क्या बनाया? पहले मैंने बनाया ये क्या है? एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है ये वाली। अब इसमें क्या है? मेरे को दो पोजीशन दिख रही है फ्री वैलेंसी बनाने के लिए, हैश वाली पोजीशन, सर्कल वाली पोजीशन। दोनों सर्कल वाली पोजीशन आइडेंटिकल, दोनों हैश वाली पोजीशन आइडेंटिकल। सर्कल वाली वैलेंसी से अगर मैंने सर्कल वाले पे फ्री वैलेंसी बनाई तो क्या बनेगा? एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटेन से बनाए तो एन ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये एक H हटाया, एन ब्यूटाइल। और अगर मैंने हैश वाली वैलेंसी हटा ली तो फिर क्या बनेगा? 2 डिग्री ब्यूटाइल। क्यों? क्योंकि जो फ्री वैलेंसी जनरेट हुई है वो 2 डिग्री कार्बन पे हुई है, ये दोनों 2 डिग्री कार्बन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2 डिग्री ब्यूटाइल, ठीक है। अब मैं क्या काम कर सकता हूं? मैं आइसोब्यूटेन बना सकता हूं, ठीक है। मैं क्या बना सकता हूं? आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब आइसोब्यूटेन को देखते हैं। इस आइसोब्यूटेन में भी मेरे को दो तरह से दिख रहे हैं, मैं दो तरह से फ्री वैलेंसी बना सकता हूं। सर्कल वाली पोजीशन तीनों आइडेंटिकल हैं, हैश वाली पोजीशन ये अलग है। सर्कल वाली पोजीशन से अगर मैं बनाऊंगा तो क्या होगा वो देखते हैं। उसका नाम क्या करेंगे अपन? सर्कल वाली पोजीशन से आइसोब्यूटाइल, ठीक है। फ्री वैलेंसी मैंने क्या बनाई? ये। नंबरिंग में कहां से शुरू करूंगा? 1 इधर से, तो 2 पे क्या है? मीथाइल ग्रुप, इसलिए क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। आइसो प्रीफिक्स क्या होता था? जिसमें 2 पे हम मिथाइल ग्रुप को लगाते थे, तो इसलिए आइसोब्यूटाइल। अब अगर मैंने यहां पे फ्री वैलेंसी बना ली, इसका हाइड्रोजन हटा लिया, तो 3 डिग्री पे फ्री वैलेंसी बन रही है। 3 डिग्री मतलब जिसको 3 कार्बन से हमने अटैच कर रखा है, तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री ब्यूटाइल, या फिर टर्सरी ब्यूटाइल बोल देंगे इसको, है ना। बात समझ आई? इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर एल्कीन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जहां पे आपको क्या दिख रहा है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कहीं से भी फ्री वैलेंसी बना लो, आइडेंटिकल है, सब एक जैसे ही है। कंपाउंड कौन सा है ये? सेकंड नंबर के कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। फ्री वैलेंसी मान लो मैंने यहां से जनरेट की, तो ये 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो गया? ये
सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल, नियोपेंटेन। हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। इस पे फ्री वैलेंसी जनरेट करूंगा, कहीं से भी एक जगह से कर सकता हूं, तो ये क्या कहलाएगा? नियोपेंटाइल। ठीक है, नियोपेंटाइल। जहां से फ्री वैलेंसी जनरेट की, नंबरिंग वहीं से शुरू की, तो नियोपेंटाइल। आगे बढ़ते हैं। एल्कीन से एक एच हटाया, एल्किनाइल। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक फ्री वैलेंसी जनरेट करूंगा एच हटा के। ठीक है, तो ये होता है इथीन, तो इससे जो बना वो इथेनाइल। Ne हटाओ, NYL लगाओ, तो हमने क्या हटाया? Ne को तो हटा दिया और ये NYL को जोड़ दिया, तो ये कॉमन नाम हो गया किसका? जो हमने एल्कीन का रेडिकल बनाया उसका, सो इथेनाइल। और इसको विनाइल पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, जब जो इथेनाइल है उसको विनाइल भी बोला जाता है। तो चलो इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि ये विनाइल को हम यूज कब करते हैं। देखो, इथीन फ्री वैलेंसी बनाई, रेडिकल बनाया इथेनाइल, तो अगर अब मैं ये फ्री वैलेंसी से Cl को अटैच कर देता हूं, ये मैंने Cl को अटैच कर दिया, तो ये अब क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा विनाइल क्लोराइड, क्योंकि Cl जो है वो विनाइलिक पोजीशन पे लगा है, तो विनाइल क्लोराइड कहलाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरह से हम ये कॉमन नेम्स को यूज कर लेते हैं। आगे चलते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पे फ्री वैलेंसी बनाने के 3 तरीके हैं। एक तो हैश, स्टार और ये सर्कल। तीनों तरीके अलग अलग हैं, तीनों जो फ्री वैलेंसी बनेगी अलग अलग बनेगी। तो 3 तरीके, ठीक है। जहां पे फ्री वैलेंसी बनेगी वहीं से नंबरिंग चालू करूंगा। तो जब हम कॉमन नेम करते हैं, मान लो मैंने हैश से हटाया, तो जहां फ्री वैलेंसी बनेगी वहीं को मैं अल्फा पोजीशन बोलूंगा। कॉमन नेम्स में हम अल्फा, बीटा, गामा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जब हम कॉमन नेमिंग कर रहे हैं, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम न्यूमेरिकल्स का यूज नहीं करते, मतलब 1 2 3 का यूज ना करके अल्फा, बीटा, गामा का यूज करते हैं। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? जहां से फ्री वैलेंसी बनी अल्फा, उसके पास वाली बीटा, उसके पास वाली गामा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या कहलाएगा? ये है मेरा प्रोपीन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा, देखो जो डबल बॉन्ड है वो बीटा पोजीशन पे है, तो ये कहलाएगा बीटा प्रोपिनाइल। क्या कहलाएगा? बीटा प्रोपिनाइल, और इसको अलाइल भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सर्कल वाली पोजीशन से मैं हटाता हूं अब, तो क्या होगा? अल्फा हम कहां बोलेंगे? जहां पे फ्री वैलेंसी है। और डबल बॉन्ड भी क्या इसी पोजीशन पे है? अल्फा पे ही तो है, यहीं से तो चालू हो रहा है। सो ये कह जाएगा अल्फा प्रोपिनाइल। क्या हो जाएगा? ये अल्फा प्रोपिनाइल। अब अगर मैंने स्टार वाली पोजीशन से हटाया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे आइसोप्रोपिनाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एल्काइन को जब देखते हैं अपन, एल्काइन, एच हटाया तो एल्काइनाइल। तो यहां पे हमने क्या किया? ई को तो हटाया और उसकी जगह वायल को जोड़ दिया। सिंपल। जैसे कि ये इथाइन, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ई हटाया, वायल जोड़ दिया, तो इथाइनाइल। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 ही पोजीशन है, यहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहां से रेडिकल बनेगा नहीं। सो सर्कल वाली पोजीशन से अगर हटाऊंगा तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे? ट्रिपल बॉन्ड है अल्फा पे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अल्फा प्रोपेनाइल। फ्री वैलेंसी इधर की तरफ जनरेट की, यहां पे ये, तो अल्फा कार्बन ये हो जाएगा, बीटा कार्बन, गामा कार्बन। तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है? बीटा पे, तो अब ये क्या कहलाएगा? बीटा प्रोपाइनाइल। बीटा ने क्या किया? ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को आइडेंटिफाई किया, तो ये इसका नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डायहैलाइड्स की कॉमन नेमिंग ऑफ डायहैलाइड्स। तो जब 2 सेम हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन, 2 सेम हैलोजन एटम को हमने सेम कार्बन से जो अटैच किया है, तो हम इनको जेम डायहैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? जेम डायहैलाइड। सेम हैलोजन का मतलब या तो क्लोरीन क्लोरीन हो जाएगा, या फ्लोरीन फ्लोरीन हो जाएगा, या ब्रोमीन ब्रोमीन, या आयोडीन आयोडीन। सेम हैलोजन होना चाहिए, और ये अटैच भी सेम कार्बन पे ही होने चाहिए, तो ये क्या कहलाएंगे? जेम डायहैलाइड्स। और इनका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइलिडीन हैलाइड्स। एल्काइलिडीन हैलाइड्स। एग्जांपल करके देख लेते हैं। CH3 CH Cl Cl, कितने कार्बन है? 2। हमने क्या देखा था? एल्काइलिडीन हैलाइड।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो नाम हो जाएगा इथाइलिडीन क्या, क्लोराइड, क्योंकि हमने क्लोरीन यूज किया है तो क्लोराइड, फ्लोरीन यूज करते तो फ्लोराइड, आयोडीन तो आयोडाइड, सिमिलरली ब्रोमाइड, है ना। अब पर अगर ये केस होगा तो आप क्या नाम दोगे इसको, सोचो जरा। ये क्या है, आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे आइसोब्यूटाइलिडीन आयोडाइड। क्या नाम देंगे, आइसोब्यूटाइलिडीन आयोडाइड, क्योंकि आइसोब्यूटेन से हमने इसको बनाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। जब 2 सेम हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे अगर अटैच हुए तो ये कहलाते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, और कॉमन नेम ऑफ सच कंपाउंड्स आर एल्काइलिन हैलाइड। क्या हो जाएगा इनका कॉमन नाम, एल्काइलिन हैलाइड। बहुत सिंपल है। उधर क्या था, एल्काइलिडीन, जब सेम कार्बन पे थे, जब एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो एल्काइलिन हैलाइड, ठीक है। चलो जैसे कि ये केस है, ये क्या दिख रहा है आपको, प्रोपेन, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलीन आयोडाइड। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपाइलीन आयोडाइड। तो ये हमारी डाइहैलाइड्स की भी कॉमन नेमिंग हुई। अगला सिस्टम जो है वो होता है ट्रिवियल सिस्टम। तो आईयूपीएसी सिस्टम में जाने से पहले हम एक काम करते हैं, ट्रिवियल सिस्टम को भी देख लेते हैं। ट्रिवियल सिस्टम में क्या होता है, ट्रिवियल सिस्टम में होता है कि जब इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम ले रहे थे नए नए, तो आपको पता है बर्जीलियस में क्या हो रहा था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, वाइटल फोर्स फ्री। तो उस टाइम पे अपन ने क्या किया था कि जो नाम रख रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो उन सोर्सेस के बेसिस पे रख रहे थे जिससे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर रहे थे। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। अपन एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब इस टेबल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका ट्रिवियल नेम और उसका सोर्स देखने वाले हैं, ठीक है। पहला अगर मैं देखूं CH3OH, तो इसका ट्रिवियल नेम क्या है, वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट क्यों है, क्योंकि ये ऑब्टेन हुआ था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से। किससे ऑब्टेन हुआ था ये, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अगला क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको तो आप जानते ही हो क्या होता है, ये यूरिया, और ये ऑब्टेन किससे हुआ था, यूरिन से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। थर्ड CH4, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्श गैस। इसका पुराना नाम, अभी तो हमको पता है मीथेन है, पर जो इसका पुराना नाम है ये मार्श गैस है। ये हमको मार्शी प्लेसेस से मिलता था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मार्श गैस। चौथा एग्जांपल CH3COOH, एसिटिक एसिड इसका अभी का नाम है। पहला इसका पुराना नाम है विनेगर। विनेगर वही है जो हमारी चाउमीन पास्ता वगैरह में खटाई करता है। पानी आ गया मुंह में। हाँ, तो विनेगर का, विनेगर पे थे अपन। हाँ, ये विनेगर से ऑब्टेन होता था, इसलिए इसको विनेगर। और पांचवा HCOOH, फॉर्मिक एसिड। अभी तक भी ये नाम बहुत फेमस है, कैरी फॉरवर्ड हो गया है। किससे मिलता है ये हमको मिलता है फॉर्मिकस रेड एंट, ठीक है। तो ये हमको इससे मिलता है, रेड एंट से, इसलिए इसको क्या बोला, फॉर्मिक एसिड। तो ये तो अपना आईयूपीएसी से पहले तक का कॉमन नाम, ट्रिवियल नाम हो गया। अब जो अपना फोकस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जा रहा है नोमेनक्लेचर में, और वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर।